BA LLB लीगल हिंदी जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में बहुत ही डिफिकल्ट होती है, उसका एक वन शॉट देखने जा रहे हैं। लीज यानी होता है पट्टा। पट्टे का मतलब होता है एक ऐसा कानूनी अनुबंध जिसमें किसी संपत्ति के मालिक या पट्टेदार, या जिसे लॉसर भी कहते हैं, द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को पट्टेदार यानी लीजी को कुछ समय के लिए संपत्ति उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है। इसके बदला पट्टेदार रेंट या किराए की तरह भुगतान करते हैं। पट्टेदार की विशेषताएं, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं: केवल उपयोग कर सकता है, ओनरशिप यानी कि पूर्ण स्वामित्व नहीं होता, पट स्वतंत्र पहचान, पट्टे की दी गई संपत्ति पट्टेदारी की स्वतंत्र कानूनी अधिकार होता है, एक समय तक चलता है, संपत्ति अधिकार से अलग, यह केवल अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ना कि संपत्ति का स्थायी यानी परमानेंट नहीं होता, केवल कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ समय के लिए होता है। अस्थायी अधिकार, ये अधिकार जो होता है पट्टे में वो अस्थायी अधिकार होता है। पट्टे का महत्व है पट्टे से जुड़ी संपत्तियों कानूनों में प्रतिबंध लगाता है। यह संपत्ति का उपयोग को सुविधाजनक बनाता है, खासकर किराए की संपत्तियों को। इससे संपत्ति के मालिक को किराए के रूप में नियमित आमदनी मिलती है। निष्कर्ष: एक पट्टा महत्वपूर्ण कानूनी समझौता होता है जो संपत्ति अस्थायी उपयोग को नियंत्रित करता है, जिसमें संपत्ति के मालिक और उपयोगकर्ता के बीच अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट किया जाता है ताकि किसी भी तरह का विवाद ना हो। यदि आपको कोई भी विशेष बिंदु समझ नेक्स्ट है पट्टे। पट्टे का निष्पादन यानी एक्सक्यूजन ऑफ, सरल भाषा में समझें तो पट्टे का निष्पादन का मतलब होता है किसी कानून रूप से कैसे लागू किया जाए, इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए। इस संपत्ति अधिनियम 1882, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत धारा 10 और अन्य प्रमुख प्रावधान नियंत्रित करते। पट्टे के निष्पादन की आवश्यकता शर्तें। पट्टे को प्रभावी या वैलिड बनाने के लिए ये शर्तें हैं: पट्टा लिखित या मौखिक हो सकता है, पट्टा 12 महीने 1 साल से अधिक का हो, उसे लिखित रूप से दिया या रजिस्टर किया हो। 12 महीने से कम अवधि पट्टे मौखिक भी हो सकते हैं, लेकिन लिखित होना बेहतर होता है। समय की अवधि तय होना, पट्टे को यह स्पष्ट होता है कि कितने समय के लिए दिया जा रहा है, यह तय नहीं किया जाए, विवाद के कारण बन जाता है। पट्टे पर दोनों पक्षों, पट्टेदारों और पट्टेदारी की सहमति होनी जरूरी। दोनों पक्षों की ये शर्त से सहमत होना कि बिना किसी कोई पट्टा कानूनी रूप से मान्य होगा या नहीं। स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्टर, स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन, तो 12 महीने से अधिक स्टैम्प पट्टे का स्टाम्प पेपर पर लिख कर रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करानी पड़ती है, जिसका पट्टा कानूनी रूप से वैध हो जाता है। भविष्य में किसी विवाद से बचाव होता है। भुगतान, किराया अन्य शुल्क का भुगतान करना होता है। पट्टे को यह स्पष्ट कर देना चाहिए रेंट कितना होना चाहिए और इसका भुगतान कैसे करना चाहिए। पट्टे की शर्तें का पालन करना अनिवार्य। यदि पट्टे के अंतर्गत पट्टेधारी की संपत्ति उचित उपयोग करना होता है, यदि कोई शर्त तोड़ी गई थी, पट्टा समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, इच्छा पत्र या वसीयत। इच्छा पत्र का अर्थ होता है, इच्छा पत्र वह कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें अपनी संपत्ति की मृत्यु के बाद की व्यवस्था होती है। यह अपनी संपत्ति की मृत्यु के बाद जो व्यवस्था होती है। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के 2H इच्छा पत्र वह घोषणा है जो अपनी संपत्ति को लेकर मृत्यु के बाद प्रभावी करना चाहते हैं। इच्छा पत्र कौन बना सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक इच्छा पत्र बना सकता है। वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, वह स्वयं इच्छा पत्र लिखा या लिखवाया हो। इच्छा पत्रकर्ता ने स्वयं हस्ताक्षर किया, गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हो, कम से कम 2 गवाह को होना आवश्यक होता है। इच्छा पत्र में संशोधन में परिवर्तन, तो इच्छा पत्र में संशोधन किया जा सकता है लेकिन वह वैध रूप से होना चाहिए। धारा 71, यदि इच्छा पत्र सही प्रक्रिया से संशोधित नहीं किया जाता तो वह अमान्य होगा। इच्छा पत्र निम्नलिखित कारणों से रद्द हो सकता है: नया इच्छा पत्र बनाने पर दूसरा इच्छा पत्र को कोडिम सीलियन अतिरिक्त दस्तावेज के द्वारा, किसी ऐसे लिखित दस्तावेज द्वारा जिसमें स्पष्ट इच्छा पत्र निरस्त घोषणा हो। इच्छा पत्र को जलाने या फाइलें नष्ट करने पर, यदि कोई नया रजिस्टर्ड इच्छा पत्र हो तो पुराना अमान्य हो जाता। न्यायिक निर्णय राज्य कुमार वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 1979 ALR 151 केस में स्पष्ट किया गया कि बिना रजिस्टर्ड इच्छा पत्र संपत्ति विवादित हो सकती। संक्षेप में, इच्छा पत्र कानूनी दस्तावेज जिसके समक्ष व्यक्ति संशोधित रद्द कर सकता, लेकिन वह विधिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए।
संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध जो गंभीर होते हैं, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, बिना आदेश के, बिना वारंट के, बिना परिवाद की आवश्यकता के। और इसमें ये तीनों, इसमें वारंट भी चाहिए, आदेश भी चाहिए, परिवाद भी चाहिए। मुख्य अंतर होता है कि ये गंभीर अपराध होता है संज्ञेय, और असंज्ञेय गंभीर अपराध नहीं होता। न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरावलोकन क्या होता है? पुनरावलोकन का अर्थ होता है पुनरावलोकन, किसी मामले पर पुनर्विचार करना। सरल का है तो ये पुनर्विचार करना। पुनरावलोकन यानी होता पुनर्विचार करना। पुनर्विचार करना। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यायालय के निर्णय, डिक्री अथवा आदेश गलती रह जाती है। इसी गलती विधि को तथ्य अथवा संबंधी हो सकती है। इस गलतियों को दूर करने के लिए जब न्यायालय अपने निर्णय की डिक्री या आदेश की उपरोक्त गलतियों को दूर करने के मामले में पुनः विचार करता है, हम इसे पुनरावलोकन कहते हैं। डिक्री मामले अपने आदेश पर। इस तरह पुनरावलोकन से हमारा तात्पर्य किसी ऐसे न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय, डिक्री या आदेश की विधि, तथ्य, प्रक्रिया संबंधी कोई गलती त्रुटि रह जाती है, उस पर पुनः विचार किया जाता है, उस न्यायालय द्वारा त्रुटि। इस तरह का पुनरावलोकन उस न्यायालय द्वारा किया जाता है जो डिक्री या आदेश को पारित करता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता। दीवानी प्रक्रिया संहिता धारा 144 आदेश 74 पुनरावलोकन जरूरी व्यवस्थाओं दी गई है। धारा 11 में कहा गया है, ऐसा किसी डिक्री या आदेश जिसकी संहिता के द्वारा अपील को स्वीकार की गई है पर कोई अपील नहीं, ऐसी कोई सी डिक्री या आदेश जिसकी संहिता के द्वारा अपील स्वीकार नहीं की गई हो। लघुवाद। न्यायालय के निर्देश में विनिश्चय अपने परिदेशित विचार को वह डिक्री पारित करता अथवा आदेश वाला निर्णय पुनरावलोकन कर देता है। अतः आदेशों और डिग्रियों को पुनरावलोकन सिर्फ धारा 144 आदेश 70 के अंतर्गत किया जा सकता है। आज्ञप्तियाँ। आज्ञप्तियाँ एंग्यूनमेंट एंग्यूनमेंट अनुज्ञप्ति अनुज्ञप्ति यानी अनुज्ञप्ति 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 या लाइसेंस। अनुज्ञप्ति या लाइसेंस किसी संपत्ति के स्वामी को स्वीकृति, जिसके आधार पर कोई व्यक्ति उस अचल संपत्ति पर प्रवेश कर सकता है। भारतीय सुधार अधिनियम 1882 की धारा 52। अनुज्ञप्ति एक व्यक्ति पर अधिकार होता है जो संपत्ति से जुड़ा नहीं होता, यह हस्तांतरित नहीं होती, ना ही वंशगत होती है। अनुज्ञप्तियाँ कोई संपत्ति का स्वामी हित प्राप्त नहीं करता। भारतीय सुधार अधिनियम 1882 की धारा 13 में बताया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा उन परिस्थितियों में जिनके उस स्वामी तक जहाँ तक अनुज्ञप्ति द्वारा प्रभावित संपत्ति के हितों को केंद्रित करती हैं, संपत्ति को साझा करती हैं। यदि दो लोग किसी भूमि के सहस्वामी के रूप में बिना एक दूसरे की सहसम्मति की भूमि का उपयोग करें तो अनुज्ञप्ति दे सकते हैं। सारांश, अनुज्ञप्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति का किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग करने में अस्थायी अनुमति, उपयोग करने की अस्थायी अनुमति एक व्यक्ति का अधिकार होता है जो अनुज्ञप्तिधारी का कोई स्वामित्व या अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता। अभिव्यक्ति अनुज्ञप्ति जब किसी भूमि का संबंध प्रकट करने के लिए अनुज्ञप्ति हो। समझौते से उत्पन्न। अनुज्ञप्ति की स्वामी अनुमति प्राप्त करने की समझौते उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है आज्ञप्ति। आज्ञप्ति आज्ञप्ति संहिता की धारा 22 के अनुसार आज्ञप्ति का अर्थ है न्यायिक निर्णय। वह औपचारिक अभिव्यक्ति है जो किसी मामले पर पक्षकारों के अधिकारों एवं निर्णयात्मक रूप से निर्धारित करती है और यह प्रारंभिक और अंतिम हो सकती है। आज्ञप्ति के लक्षण। तो न्यायिक निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति। आज्ञप्ति न्यायालय द्वारा जारी की जाती है और औपचारिक दस्तावेज होना चाहिए। वादाधीन मामला। आज्ञप्ति किसी लंबित कानून मामले में ही जारी की सकती है। वादा तर्क तार्किक निष्कर्ष। आज्ञप्ति के तार्किक निष्कर्ष के रूप में होनी चाहिए। पक्षकारों के अधिकारों का निर्णय। आज्ञप्ति के मामले में शामिल पक्षकारों का निर्णय किया जाना चाहिए। विशेषताएं। निर्णय औपचारिक अभिव्यक्ति से होना चाहिए। वादाधीन मामला होना चाहिए। वादा का तार्किक निष्कर्ष। पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण निश्चायक होना चाहिए। आज्ञप्ति न्यायालय के संपूर्ण, पूर्ण और अंतिम निर्णय होना चाहिए।
पूर्ण और अंतिम निश्चायक होता है। अंतिम निर्णय को क्या कहते हैं? निश्चायक। पक्षकारों और अधिकारों के दायित्व। नेक्स्ट है आज्ञप्ति का अर्थ क्या होता है? तो किसी विशिष्ट मामलों पक्षकारों में अधिकारों को निर्धारित करने वाले न्यायिक निर्णय। औपचारिक अभिव्यक्ति विशेषता होती है न्यायिक निर्णय का औपचारिक अभिव्यक्ति। लंबित कानूनों की मामले में जारी करना। मामले का तार्किक और निष्कर्ष। पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारण करना। निर्णायक और अंतिम निर्णय सिविल और राजस्व न्यायालय द्वारा जारी किया जाना चाहिए। आदेश। आदेश न्यायालय या किसी अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश या निर्देश। न्यायालय या किसी अधिकारी द्वारा। विशेषता औपचारिक या अनौपचारिक अभिव्यक्ति हो सकती है। केवल कानूनी कार्रवाई से ही नहीं बल्कि विभिन्न संदर्भों में किए जा सकते हैं। सीधे अधिकारों के दायित्वों को निर्धारण किया जा सकता है। मुजरिई। मुजरिई यानी होता है प्रतिसाधन। प्रतिसाधन एक कानूनी सिद्धांत जहाँ एक पक्ष को के ऋण या दावे को दूसरे पक्ष का ऋण या दावा पारस्परिक रूप से समाप्त कर देता है। इस पक्ष का ऋण या दावा एक पक्ष का ऋण या दावा दूसरे पक्ष के ऋण और दावे को दावे से पारस्परिक रूप से समाप्त कर दिया जाता है। पारस्परिक समन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पारस्परिक समन। इसे पारस्परिक समन